Hello students, welcome back. This side Assistant Professor Meenakshi Trivedi and you are watching Scholars Mantra. So आज का जो सेशन है वो महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन के ऊपर है। महाराष्ट्र सेट एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का 7 अप्रैल 2024 को हो चुका है, जिसकी आंसर कीज ऑफिशियली आ चुकी है। 9 मई तक आपके पास मौका है आंसर कीज को चैलेंज करने का। स्टूडेंट्स कट ऑफ के लिए परेशान है कि क्या हमारा कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि एक दो नंबर से कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता, तो वो एक दो जो नंबर है वो गलती से भी आपके चले ना जाए। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर हम क्लेम कर सकते हैं? तो इवैल्यूएट करने के बाद मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं जो डाउटफुल लग रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। उनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, पहले उसके पहले बात करेंगे कि वो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं भी या नहीं। आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो डाउटफुल क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, क्या आपके भी वही डाउट है, वही एक्सप्लेनेशन आपके भी पास है, या फिर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है डाउटफुल है। मैंने पूरा इवैल्यूएट किया है और मेरे अकॉर्डिंग बाकी सब सही क्वेश्चंस है, कहीं कोई गलती नहीं है। कुछ 6-7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हम डाउट कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। इसके पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी उन एग्जामिनर्स को जिन्होंने ये पेपर डिजाइन किया है। डेफिनेटली ये पेपर बहुत ही कमाल का पेपर है। सारे के सारे क्वेश्चंस इतने अच्छे से सिलेक्ट किए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं कि अप्रिशिएट करने का मन करता है। और इनकी ही वजह से जो इतने अच्छा पेपर बनाते हैं, इनकी वजह से पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहता है। तो थैंक यू सो मच टू द एग्जामिनर जिन्होंने ये पेपर डिजाइन किया। अब डाउटफुल क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं और पहला जो मुझे डाउट है वो है 38 क्वेश्चन नंबर। बाकी तक 38 तक मुझे कोई डाउट नहीं है। 38 क्वेश्चन नंबर पे मुझे थोड़ा सा डाउट है यहाँ पर। ये वाला, ये देखिए। नाउ अब अगर 38 क्वेश्चन नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पेक्टेटर्स हु डोंट सपोर्ट एनी टीम। सवाल सिंपल है, सिंपल पूछा हुआ, और ये सवाल आया है इफेक्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स ऑन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ये वहां से सवाल लिया गया है। पूछ रहा है कि जो स्पेक्टेटर्स है, जो किसी भी टीम को सपोर्ट नहीं करते, एंजॉय करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो सीधी सी बात है, उनको न्यूट्रल कहा जाएगा। ना वो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ना वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनको न्यूट्रल कहा जाना चाहिए। हॉस्टाइल वो जो एग्रेसिव होते हैं, जो कई बार आपने देखा होगा कि जब भीड़ को गुस्सा आ जाए तो वो कई बार कुर्सियां तोड़ देती है, कई बार बोतल प्लेयर्स के ऊपर फेंक के मारती है, ये वो हॉस्टाइल स्पेक्टेटर्स हैं। सपोर्टिव जो किसी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, देखा ना, अपने पूरी की पूरी बॉडी पेंट करवा लेते हैं, इतने सपोर्ट करते हैं टीम को। रियल स्पेक्टेटर्स जो एक्चुअली में टीम को पसंद करते हैं, माइट बी। तो न्यूट्रल मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए, बट इसका आंसर दिया हुआ है ए, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपके क्या व्यूज हैं इस क्वेश्चन को लेकर। 38 क्वेश्चन के बाद चलते हैं आगे। 38 क्वेश्चन के बाद मेरा जो डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 50। ये देखिए, अब यहाँ पर भी जो 50 क्वेश्चन नंबर है, इसमें लिखा हुआ है कि जो फेयर प्ले है, वो फेयर प्ले वर्ड किस ऑप्शन के साथ रिलेट कर रहा है? फेयर प्ले का मतलब होता है नो बाइसनेस, नो पार्शियलिटी। दैट मीन्स जो भी इक्वालिटी है वो मिल रही है दोनों ही टीम्स को, जितनी भी टीम्स है सभी को, उसे कहते हैं फेयर प्ले। यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्पेक्ट। तो मैं मुझे डाउट है कि फेयर प्ले का मतलब रिस्पेक्ट ना होके इक्वालिटी होना चाहिए। तो इसलिए मैं सी के साथ सहमत हूं, बट आंसर की में इसका आंसर डी दिया हुआ है। तो आप बताइएगा कि आपका भी यही डाउट है या फिर आंसर सही है। ठीक है, इसी के साथ ही 50 क्वेश्चन नंबर के बाद 58 क्वेश्चन नंबर है, नो 54 क्वेश्चन नंबर है। ये देखिए, सो दिस इज 54th क्वेश्चन नंबर, और इसमें भी मुझे डाउट है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सिस एंड प्लेन्स आर। अब सिंपल है, पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या एजर्शन एंड रीजन दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो दोनों स्टेटमेंट्स में अगर पहला हम एजर्शन की बात करते हैं तो एजर्शन बिल्कुल सही है, बिकॉज एक्सिस एंड प्लेन्स इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होते हैं जो बॉडी को डिवाइड करके बॉडी के मूवमेंट्स को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद रीजन की अगर आप बात करें तो
अ प्लेन पासिंग थ्रू द बॉडी एट राइट एंगल ऑफ द मीडियन प्लेन। देखिए पहली बात तो ये कि जो प्लेन्स होती हैं वो आप दो में डिवाइड कर सकते हैं, कार्डिनल प्लेन्स एंड मीडियन प्लेन्स। कार्डिनल प्लेन्स वो प्लेन्स होती हैं जो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्रॉस करती हैं, उन्हें कहते हैं कार्डिनल प्लेन्स। एंड मीडियन प्लेन्स जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्रॉस नहीं करती उन्हें कहते हैं मीडियन प्लेन्स। बट फिर भी अगर आप मीडियन प्लेन्स की बात कर रहे हैं, ये होती वही है, मैं अभी आपको डायग्राम दिखा भी दूंगी, which divides the body into posterior and anterior। तो एक्चुअली में कई बार स्टूडेंट को ना सवाल समझ में नहीं आता, तो वैसे भी ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स इसमें, बट जब आप इसको समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक ऐसी प्लेन, बात तो प्लेन की हो रही है, एक्सिस की बात नहीं हो रही है, ऐसी प्लेन जो जो मीडियन प्लेन के राइट एंगल पर, ऐसी प्लेन जो मीडियल प्लेन के राइट एंगल पर है, वो बॉडी को पोस्टीरियर और एंटीरियर पोर्शन में डिवाइड करती है। अब इसके लिए हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। यस, सो डायग्राम में ये जो मीडियन प्लेन है, तो डायग्राम में ये जो मीडियन प्लेन आपको दिख रहा है, ये मीडियन प्लेन, ये दिस येलो वन, येलो जो येलो जो प्लेन है विच क्रॉसिंग द बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हटकर ये बॉडी को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। एंड जो बीच में से क्रॉस कर रहा है दैट इज कार्डिनल प्लेन। जैसे कि आप देख सकते हैं कोरोनल, हॉरिजॉन्टल, सैजिटल, तो दीज आर द कार्डिनल प्लेन्स। एंड जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्रॉस नहीं करता उसे कहते हैं मीडियन प्लेन। बट इस मीडियन प्लेन के राइट एंगल पर, अब राइट एंगल मतलब ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है जो प्लेन, ये राइट एंगल पर है, ठीक है। अब ये कहा गया है कि जो राइट एंगल पर प्लेन है वो बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, बल्कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर हाफ्स। तो ये स्टेटमेंट सही साबित होती, बट मेरे अकॉर्डिंग ये दूसरी स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, और इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर होना चाहिए सी। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बट आंसर की में जो इसका आंसर दिया हुआ है 54 का आंसर दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग बी आंसर ना होके सी आंसर इसका होना चाहिए था, ठीक है। नाउ 54 क्वेश्चन नंबर के बाद नेक्स्ट जो मुझे डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 60। ओके, एक ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, और ये एक ऐसा सवाल है जो सारे ही एग्जाम में आप देख सकते हैं, चाहे यूजीसी नेट की बात करें, चाहे टीजीटी एनपीजीटी, चाहे सेट पेपर्स की बात करें, सारे ही एग्जाम्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो होल्डिंग अ बुक विद आउटस्ट्रेच्ड आर्म, होल्डिंग अ बुक विद आउटस्ट्रेच्ड आर्म, और 60 का जो आंसर दिया है वो दिया हुआ है सी। ओके, नहीं फिर तो ठीक है, आई थॉट ये गलत है, नहीं ठीक है, डन। दैट मीन्स मुझे लगा कि थोड़ा सा डाउट है इसमें, नहीं बिल्कुल नहीं, ये ठीक है। दैट मीन्स सपोज करिए आप बुक को होल्ड कर रहे हैं और आपने आर्म्स को स्ट्रेच किया हुआ है, सिंपल इस तरीके से, ठीक है। दैट मीन्स नाउ यू आर नॉट चेंजिंग द लेंथ ऑफ योर मसल। अगर आप ऐसे करेंगे, ऐसे, तो ये फिर आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाया जाएगा। इसमें भी जब एंगल, जो एंगल है जॉइंट्स के बीच में, बोन्स के बीच में जो जॉइंट है, जॉइंट में जो एंगल है, जब ये एंगल डिक्रीज होगा तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और जब ये एंगल बढ़ेगा तो ये इसे कहेंगे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। बट यहाँ पर सिंपल पूछा हुआ है कि जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं, हाथ में आपकी बुक है, तो इसे कौन सा कॉन्ट्रैक्शन कहा जाएगा विदाउट मूविंग, तो ये आइसोमेट्रिक है। आई थॉट कि इसका आंसर कुछ और नहीं, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। 60 क्वेश्चन के बाद 63, एक इस क्वेश्चन में डाउट है, और ये
मतलब डाउट ये है क्योंकि क्लियर नहीं किया गया है, सिंपल पूछा हुआ है। ओके, सिंपल पूछा हुआ है। एक सेकेंड। ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू। अब ग्लाइकोलिसिस दो टाइप की होती है, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पर कहीं पर भी कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि कौन सी ग्लाइकोलिसिस की बात की जा रही है। ऑप्शन में भी दोनों दिया हुआ है, ऑप्शन में भी पायरुवेट भी दिया हुआ है और लैक्टिक एसिड भी दिया हुआ है। वी नो दैट। मैं डायग्राम भी दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का डायग्राम है ये। एंड वी नो दिस, जब आप विदाउट ऑक्सीजन की बात करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन दैट मीन्स एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है वो है ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज टू पारुविक एसिड एंड देन लैक्टिक एसिड। In the absence of oxygen, glucose or glycogen converts to lactic acid. Clear? And during aerobic glycolysis, glycogen, then glucose, then pyruvic acid, and then CO2, H2O and ATP. तो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं 63 क्वेश्चन नंबर की, तो इसका जो आंसर है वो इसका आंसर हम एसिटाइल कोएंजाइम है ना, एटीपी। तो यहाँ पर 63 का जो आंसर दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है, पायरुवेट। अब पायरुवेट तो बनेगा ही बनेगा ना, इसमें डाउट क्या है, मतलब समझ रहे हो आप। चाहे एरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो चाहे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हो, ये बात बिल्कुल सही है कि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, बट इसका आंसर लैक्टिक एसिड भी तो हो सकता है। यहाँ पर कहीं पर भी एरोबिक और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन ना स्पेसिफिक नहीं है, ये बच्चों को डाउट करेगा। और डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों ने इसका आंसर लैक्टिक एसिड भी दिया होगा, बट कंफ्यूज रहे होंगे आप कि एग्जैक्टली इसका आंसर पायरुवेट होगा या फिर इसका आंसर लैक्टिक एसिड होगा। तो ये अगर आपको भी डाउट था तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं आगे 63 क्वेश्चन नंबर के बाद। नेक्स्ट जो डाउटफुल क्वेश्चन है वो है 81। ओके, ये अगेन थोड़ा सा एक डाउटफुल क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं हो रहा है कि इसका आंसर माइक्रोसाइकिल होना चाहिए। माइक्रोसाइकिल इसका आंसर दिया हुआ है 81 का, माइक्रोसाइकिल डी आंसर दिया हुआ है। नाउ सवाल ये है कि डैश इज अ स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। एक ऐसा प्लान जो स्ट्रक्चर किया जाता है ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग एंड मेथड्स के अकॉर्डिंग, जो कि फोकस करता है ट्रेनिंग फेज पर। तो यहाँ पर हम इसका आंसर माइक्रोसाइकिल है, तो इसका आंसर मीजो और मैक्रो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यही यही चीज तीनों में तो आती है। मीजो में भी सेम ही आता है, मैक्रो में भी सेम, माइक्रो में भी सेम। तो जो भी प्लान्स बनाए जाते हैं वो प्लान्स तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स यही बनाए जाते हैं। और ये एक टेक्निक होती है जिसमें मैं हमेशा यूज करती हूँ ऑड वन आउट। कई बार अगर आपको लगे कि सवाल जो है वो रिलेट नहीं कर रहे या फिर सवाल अधूरा है, तो ऑड वन आउट जो टेक्निक है वो हमेशा काम में आती है। तो उसके अकॉर्डिंग भी इसका आंसर ना सी लग रहा है, और देखने में भी इसका आंसर सी लग रहा है। दैट मीन्स इंडिविजुअल साइकिल, विच मीन्स आप हर एक साइकिल को इंडिविजुअली स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स, वॉल्यूम, इंटेंसिटी एंड मेथड्स के अकॉर्डिंग। तो ये थोड़ा सा ज्यादा मैं प्रिफर करूंगी, इसका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि ए बी और डी तीनों ही सेम है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो डी ना होके इसका आंसर सी होना चाहिए। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है इसके बारे में। एंड लास्ट डाउटफुल क्वेश्चन जो है वो है 100। लास्ट में एक डाउटफुल क्वेश्चन यहां पर भी आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है वो पूछा हुआ है। और इसका आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है बी।
इसका मतलब है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और इस आंसर के अकॉर्डिंग आंसर बी गलत है, विच इज नॉट ट्रू का मतलब गलत है। अब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज अ इंपॉर्टेंट टूल फॉर प्रोसेस इवैल्यूएशन, ये कहां से गलत है? ये बिल्कुल सही है। अगर आप इवैल्यूएट करते हैं, वी यूज टेस्ट, टेस्ट इज अ टूल, स्टैंडर्डाइज्ड टूल, टूल के बाद आता है आपका मेजरमेंट, एंड मेजरमेंट के बाद आप इवैल्यूएट करते हैं। तो जब तक टूल स्टैंडर्डाइज नहीं होगा तब तक आप प्रॉपरली इवैल्यूएट कैसे करेंगे? एंड एंड फॉर प्रॉपर इवैल्यूएशन यू नीड टू हैव अ स्टैंडर्डाइज टूल, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेटमेंट मेरे अकॉर्डिंग सही है, गलत नहीं है। और मेरे अकॉर्डिंग जो गलत स्टेटमेंट होनी चाहिए वो है डी। डी में क्या बोल रहा है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर ऑब्जेक्टिव टूल फॉर इवैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो टाइप के टूल्स होते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो सब्जेक्टिव टूल भी हो सकता है, सब्जेक्टिव टूल लाइक क्वेश्चनियर्स, राइट? हम लोग क्वेश्चनियर्स यूज कर सकते हैं, वो एक सब्जेक्टिव टूल हो। जैसे कभी हरियाणा में पीजीटी का एग्जाम हुआ, तो हरियाणा में जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था वो कौन सा टूल था, वो टेस्ट कौन सा था? वो सब्जेक्टिव टेस्ट था। सब्जेक्टिव मतलब जिसमें आप क्वेश्चन का डिटेल्ड में आंसर लिख सकते हैं, वो सब्जेक्टिव टेस्ट कहा जाएगा। तो वो भी तो एक तरीके से स्टैंडर्ड टेस्ट ही था, तभी तो वो यूज किया गया था स्टेट वाइज। सो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर ऑब्जेक्टिव टूल फॉर इवैल्यूएशन। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज ये क्या होना चाहिए था? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव टूल फॉर इवैल्यूएशन, क्योंकि दोनों ही स्टैंडर्डाइज्ड टूल होंगे तभी आप यूज करेंगे, अदरवाइज आप यूज नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं वो काफी एक्यूरेट होते हैं और जो सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते, ये बात बिल्कुल सही है। बट सब्जेक्टिव टेस्ट में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, सबके अपने अपने अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग नुकसान है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो डाउटफुल क्वेश्चन है वो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 60th क्वेश्चन नंबर जो मैंने लिखा हुआ था, बट वो डाउट नहीं है, वो बिल्कुल सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग 6 क्वेश्चन है जिसमें मुझे डाउट है। मुझे आप जरूर एक बार बताइए कि क्या आपको भी ऐसे ही लग रहा है, और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं उसमें भी अगर आपको डाउट लगे तो प्लीज बताइएगा, कमेंट करिएगा। और अगर इसके बारे में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें हम लोग क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग डिटेल में बात कर सकते हैं इसके बारे में। तो मिलते हैं अपने अदर वीडियो में। एंड ये जो हमारा सेट का पेपर है, क्योंकि और भी एग्जामिनेशन हैं, बच्चों के नेट एग्जाम है, बच्चों के और भी स्टेट के सेट एग्जाम्स होते हैं, तो उसके लिए मैं सेट एग्जाम्स की सीरीज चला रही हूँ शाम को। तो इसी की तरीके से शाम को आपको ये वीडियो मिल जाएगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जिसमें हर एक सवाल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसके 2 पार्ट्स डिवाइड करूंगी, पार्ट 1 50 क्वेश्चंस, पार्ट 2 50 क्वेश्चंस। तो अगर ये आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो आप ये वीडियो जरूर सर्च करिएगा, सो दैट आप सारे ही क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार समझ पाए, ताकि अगले एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो पाए। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। Thank you so much for watching and see you there in the next video. Thank you.